हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। विजन का करंट अफेयर्स आपको पता है मंथली मैगजीन आती है। तो मंथली मैगजीन से हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स को इकट्ठा किए हैं और उसको हम इस वीडियो में करेंगे। पूरी मैगजीन को कवर करेंगे। देखिए, पहले पॉलिटी का आएगा, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप का आएगा, उसके बाद ये भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फिर इकॉनमी। यहाँ से मैंने टाइपिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था हैंड राइटन वाला नोट्स आपको उतना पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने टाइपिंग करके किए हैं। ये है इकॉनमी। टाइपिंग से ये फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ों को आप ऑनलाइन ही डाल सकते हो, जैसे पिक्चर उसमें दिया था, उसके बाद ये वाला पिक्चर उसमें दिया था, कुछ इनिशिएटिव था। उसके अलावा और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है। उसके बाद एक मैप है, उसके बाद सोशल इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा है, कंट्री, कुछ कंट्री के मिशन है, उसके बाद कुछ टर्म्स है, कल्चर से रिलेटेड न्यूज है, और अवार्ड्स है कुछ। और ये वाला अपेंडिक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें लास्ट में 5-6 पेज होता है, तो मैंने सोचा ये भी डाल लूँ। और ये मैप रिलेटेड है। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड फूड इनिशिएटिव क्या है, किसका। उसके बाद फाइनेंस इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव से तो क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में आराम से, अच्छे से, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये पूरा, उसके लास्ट में कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ लेना है तो आपको मेरे नंबर पे मैसेज करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी में जो टोटल कितने करंट अफेयर्स है, 2 तो मेन करंट अफेयर्स है, उसके बाद 4-5 जो करंट अफेयर्स है वो शॉर्ट्स वाले जो होते हैं ना, वो है। पहला करंट अफेयर्स किससे रिलेटेड है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, EWS है, इकॉनमी वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा है, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था, सिन्हो कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। सिन्हो कमीशन ने अपना रिपोर्ट 2010 में सबमिट किया था। EWS का जो डेफिनीशन है ना, उसमें क्या आता है, उसमें तो सबसे पहले जो पर्सन ST SC OBC में आता है वो तो अपने आप ही से छट जाएगा। उसके अलावा पर्सन का जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, ग्रॉस एनुअल इनकम उसके फैमिली का। उसके बाद 5 एकड़ में एग्रीकल्चर वाला लैंड नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो 1001 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। अगर नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी काउंसिल में तो 100 यार्ड से कम, या कोई और अदर वाले में है तो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। ये कुछ डेफिनीशन है। और एक और इंदिरा सानवे केस आपको पता होगा, जिसमें बताया गया है कि आपका 50% रिजर्वेशन ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। और EWS में 2 आर्टिकल ऐड किए गए, 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6। 15 सब क्लॉज 6 में क्या है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड आप कोई प्रोविज़न बनाते हो ना, तो ये 15 को उल्लंघन नहीं करता। और 16(6) किससे रिलेटेड है, 16 आर्टिकल तो पता है, अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें 16(6) वहाँ पे ऐड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले कुछ प्री इंडिपेंडेंस में जो चीज़ हुआ और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो चीज़ हुआ, हिस्ट्री वाला देख लेते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या आ सकता है, 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट आया था, लेक्स लॉ की रिपोर्ट। ठीक है, इसमें पर्सनल लॉ से रिलेटेड कानून वगैरह बनाने की बात आई थी। उसके अलावा 1941 में गवर्नमेंट ने BN राव कमेटी बनाया था, ताकि हिंदू लॉ को कोडिफाई किया जा सके और वुमेन को इक्वल राइट दिया सके। हिंदू लॉ से रिलेटेड वगैरह था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सब कमेटी बैठी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो सब कमेटी था ना, उसके हेड कौन थे, पटेल साहब। उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट तो हम लोग को पता ही है। उसके बाद 4 की हिंदू कोड बिल आया, ये सब पता ही है। उसके अलावा नेक्स्ट है राइट टू वोट की बात करते हैं। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पता है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है भाई, कहाँ, कि अगर कोई प्रिजन में है तो वोट नहीं दे सकता। इफ़ अगर अंडर ट्रायल भी है ना तो भी वोट नहीं दे सकता, अंडर ट्रायल भी है तो भी वोट नहीं दे सकता, अगर वो बेल पे है तो वोट दे सकता है। क्लियर। उसके अलावा
यूपी के कई सारे जो सिटी है वहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आया है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कहाँ? आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। पहले से कहाँ कहाँ है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में। ठीक है ना। पहले देखो डीएम हर चीज़ का हेड होता था, लेकिन अब इस सिटी के हेड पुलिस वाले ही होंगे, पुलिस वाले ही होंगे, हेड इनके होंगे। ज़्यादा अभी हमें समझना नहीं इसमें। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसने एक रिपोर्ट लाया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रिपोर्ट लाया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान, इंडिया को 77वां स्थान मिला है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालते हैं? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। पॉलिटी का इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आईआर का। आईआर में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एशियान से रिलेटेड है। एशियान से न्यूज़ था कि भाई 19वां इंडिया एशियान समिट हुआ था, तो वो तो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि एशियान जब साइन हुआ था तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में साइन हुआ था। शुरू में सारे देश नहीं थे, शुरू में, अभी ना 10 देश है, शुरू में सिर्फ 5 देश हुआ करते थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्या क्या? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमी ग्रोथ, सिक्योरिटी, ये सब। और ये एक चीज़ याद रखिए, लाओस जो इसमें है एक लैंड लॉक कंट्री है। लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है। क्या और भी कोई लैंड लॉक कंट्री है? नहीं, और कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है, और सब ओशन से मिलता है। मलक्का स्ट्रेट जो है वो मलेशिया और सुमात्रा आइलैंड के बीच है। मलेशिया और सुमात्रा आइलैंड के बीच ये लाइन जो वाटर बॉडी है ना वो। उसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लैक सी का देख लेते हैं। ब्लैक सी सेकंड न्यूज़ है। ब्लैक सी से रिलेटेड कुछ ऐसा करंट अफेयर्स था ना कि ब्लैक सी से होते हुए रास्ता को दिया गया है, पहले उसमें ब्लॉकेज लगाया था रसिया, ताकि फूड सिक्योरिटी मेंटेन रखे सके। नॉर्मल बात है। तो इससे ब्लैक सी का मैप देखिए, कौन कौन देश है। एक तुर्की है नीचे से, फिर जॉर्जिया है इधर से, रसिया ऊपर से, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया के बीच एक रिवर है जिसका नाम है धानुवे रिवर, और यूक्रेन से रिवर एक आती है जिसका नाम है नाइप्रो रिवर। ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बोस्पोरस स्ट्रेट, और सी ऑफ मरमरा और एगियन सी जो कि मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, उसके बीच है डेंड्रेस स्ट्रेट, डेंड्रेलेस स्ट्रेट। याद रखें, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा के बीच है बोस्पोरस स्ट्रेट, और सी ऑफ मरमरा एंड एगियन जो कि मेडिटेरेनियन का पार्ट है उसके बीच है डेंड्रेलस स्ट्रेट। फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ की ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों का हेडक्वार्टर है रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में। ठीक है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूएन का एजेंसी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये भी यूएन का एजेंसी, ये भी यूएन का है। ठीक है ना। नॉर्मल बात है, दोनों का काम थोड़ा अलग अलग है। कौन सा में कौन सा फूड देगा ये अलग अलग काम है, लेकिन दोनों यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक फिर फूड वगैरह के बात करता है। उसके बाद आईएफआरडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी यूएन का एजेंसी है। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद कुछ की इनिशिएटिव है अबाउट फूड सिक्योरिटी। क्या की इनिशिएटिव है? पहला कि 12th जो WTO का समिट हुआ ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, इसमें बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अगर कुछ खरीदना चाहता है ना, क्यों खरीदना चाहता है फूड? क्योंकि उसको ह्यूमन असिस्टेंस देनी है। ठीक है। तो इसके लिए कोई लॉ और कानून बीच में नहीं आएगा कि भाई भारत है ना एक कानून बना लिया कि एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं भाई, या इसको एक्सपोर्ट करेगा। अगर असिस्टेंस की बात आएगी ना तो भारत को करना पड़ेगा। ठीक है ना। ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी किसका है? G7 का है। सिंपल पूछेगा, ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी किसका है? G7 का है। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये क्या है? यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। अब डायस्पोरा की बात की है कि भारत का डायस्पोरा कहाँ कहाँ रहता है, तो यहाँ पे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसमें कि
ये बॉम्बे पारसी ओरिजिन के थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना ब्रिटेन में, वहाँ पे चुने गए थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था। 1901 में एक किताब लिखी थी। क्या किताब का नाम था? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश और रूल ऑफ इंडिया। राष्ट्र गुफ्तार नामक इन्होंने न्यूज जर्नल भी लिखा था बॉम्बे में इन 1851। उसके 3 बारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, 1886, 93 और 1906। उसके अलावा इन्होंने द लंदन इंडियन सोसाइटी और द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में भी सपोर्ट किया था, याद रखिएगा। और ये बहुत सारे लीडर को इन्होंने सिखाया था, लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक साहब, गांधी, इसलिए सबके रेस्पेक्टेड थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। 2.5% है ओवरऑल लंदन की यूके का पॉपुलेशन, जिसमें इंडियन है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है प्रवासी भारतीय दिवस, हर 2 साल पे मनाया जाता है 9 जनवरी के, उस दिन जब गांधी जी इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका से लौटते। नो ऑफ इंडिया प्रोग्राम, इंडिया के फैक्ट्स, इंडिया का प्रोग्रेस के बारे में बताना ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू में यूथ को। किस यूथ को भाई? जिसके फादर दादाजी चले गए थे विदेश, उनको भारत के बारे में बताया जाएगा, उनके बच्चों को, तभी तो हो सकता है आए भारत में, अपने स्किल डेवलपमेंट करें, भारत में इन्वेस्ट करें। ICCR क्या है? ICCR ये भी एक प्रोग्राम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, ये किसका है पता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है, ताकि डायस्पोरा के साथ रिलेशनशिप और डेफिन हो जाए। एक साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है। ये 1980 में बना था, और इंडिया से MOU इसने किया 1997 में। 16 कंट्री है, याद नहीं रखना है। चाइना का एक इंडियन ओशन फोरम हुआ, चाइना ने इंडियन ओशन फोरम कराया, 19 देश है, इंडिया पार्ट नहीं था, ठीक। चाइना इंडियन ओशन फोरम। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ठीक है ना। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इंडिया की नेवी करती है हर साल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद करेंसी मॉनिटरिंग लॉस US निकालता है। इंडिया के को हटाया, इसे क्यों हटाया भाई? ये इनको पता है कि इंडिया अपने करेंसी को मैनिपुलेट नहीं करता है अपने फ़ायदे के लिए, उस कंट्री को ये रखते हैं उसमें जो कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने घटाने के लिए अपने करेंसी को मैनिपुलेट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1935 में। RBI एक्ट 1934 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको गठन हुआ था। फिर RBI एक्ट भी आया था। तो RBI ने म्युनिसिपल फाइनेंसिंग के लिए एक रिपोर्ट रिलीज किया। म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। किस पार्ट में है? पार्ट 9A के अंदर आता है। और इसमें टोटल 18 फंक्शन है इसके पास। 18 फंक्शन किस शेड्यूल में दिया है? 12वां शेड्यूल में दिया है। 11वां शेड्यूल में पंचायत का 29 फंक्शन दिया है। अब क्वेश्चन होता है म्युनिसिपैलिटी को पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट वाला तो हमें याद रहता है। म्युनिसिपैलिटी का फंक्शन है, पैसा आते हैं टैक्स से लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। नॉन टैक्स कहाँ आते हैं? रेंट या कुछ अदर फी वगैरह होता है। और सोर्स है लाइक ग्रांट, लोन्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज से, कैपिटल मार्केट से, डोनर से और भी एजेंसी से, ठीक है। उसके बाद है स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम नाम से पता चलता, फुल फॉर्म क्या है? विलेज का सर्वे करो, विलेज आबादी का सर्वे करो और विलेज का मैप करो, ठीक है ना। मैप करो एक टेक्नोलॉजी के मदद से। क्या है स्वामित्व स्कीम? क्या है? सिंपल पूछेगा भाई स्वामित्व स्कीम क्या है, तो स्वामित्व स्कीम में हम क्या करते हैं? विलेज के आबादी को मैपिंग करते हैं। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें नहीं याद करना है। अभी एक रिपोर्ट दिया गया था एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, याद नहीं रखना है। रेटिंग एजेंसी है जो भारत को बार बार रेटिंग देती रहती कि भारत में इन्वेस्टमेंट लाना कितना सही रहेगा, ये सब। तो ये 2 रेटिंग एजेंसी है, मूडी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। एक और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ याद रखना है, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन है।
ग्राम मानचित्र। ठीक है। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ध्यान देना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है चेन्नई के आसपास। और किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है? कॉन्ट्रैक्ट टू रिलायंस इंडस्ट्री। फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पे बन रहा है? चेन्नई के आसपास। ठीक है ना। और किसको मिला है? रिलायंस इंडस्ट्री को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आया था, 6 मेंबर है इसमें। गवर्नर होते इसके ऑक्स ऑफिस चेयरमैन। और गवर्नर को कौन मिलता है? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट कब? कि गवर्नर शुरू में वोटिंग नहीं करेगा, जब वोटिंग बराबरी पे आ जाए तब गवर्नर वोटिंग करेगा। क्या गवर्नर को वीटो पावर है? बिल्कुल नहीं। और ये एटलीस्ट 4 बार मिलते हैं एक साल में। कुछ इंडेक्स है, याद कर लो। एक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, ये फ्रीडम हाउस निकालती है, एक एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंडिया को बताती है पार्सली फ्री कैटेगरी में। एक है वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये कौन निकालती है? यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन में। ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इंडिया को बोलते हैं। एक है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, EIU रिसर्च एंड कंसल्टिंग फार्म है इकोनॉमिस्ट मैगजीन के। ये इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। उसके बाद ISI मार्क किसको दिया जाता है? देखो, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दिया जाता है। कुछ प्रोडक्ट के लिए वॉलंटरी है, कुछ के लिए बिल्कुल अजरूरी है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको सर्टिफाई करता है। एक मार्क ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इसको इशू करता है। FPO मार्क फूड प्रोडक्ट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। BIS हॉलमार्क ये ज्वेलरी के लिए दिया जाता है, याद करना। तो सब हो गया ना। एक गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स, वो कौन निकालते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ इंडेक्स है। एक है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, FAO निकालते हैं, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर FAO। मिशन शक्ति क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला। कोयला का जो ब्लॉक है ना, उसको ट्रांसपेरेंट रूप से किसी को एलोकेट करना, किसी कंपनी को। ठीक है ना। तो मिशन शक्ति किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगी। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कौन रिपोर्ट निकालती है? FAO, रोम हेडक्वार्टर है। चलिए, अब है कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड। पहला है थर्ड मिनिस्ट्रियल काउंटरिंग फाइनेंसिंग। काउंटरिंग फाइनेंस मतलब टेररिज्म में आप फाइनेंस को यूज होने ही नहीं दो, नो मनी फॉर टेरर। एक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और इसको इनिशिएट किसने किया है? कौन से देश ने? नो मनी फॉर टेरर ने, फ्रांस का इनिशिएटिव है। और भी कौन कौन तरीका है टेररिज्म को निपटने का? एक है यूनाइटेड नेशन SCR का रेजोल्यूशन है 1267, और एक 1373 रेजोल्यूशन है। दिल्ली डिक्लेरेशन है फॉर काउंटर टेररिज्म। FATF हमें पता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी किसको इसने ग्रे लिस्ट में डाला है? म्यांमार को। पाकिस्तान को निकाल दिया, UAE अंदर है, टर्की अंदर है। द टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उसका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म। उसके अलावा इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है एक, इसमें टोटल 36 देश है, इंडिया भी पार्ट है रैंसमवेयर इनिशिएटिव में। रोहिणी 200 रॉकेट, ये रॉकेट इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत है? याद नहीं रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना इसमें। अब कुछ एक्सरसाइज है। इंडो पैसिफिक इंडेवर 2022, ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है जिसमें रॉयल इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी करें। इंडो पैसिफिक इंडेवर 2020। गरुड़ शक्ति, ये बाईलेटरल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच।
नोट है, गरुड़ जो है एक एयरफोर्स एक्सरसाइज भी है फ्रांस के और इंडिया के साथ। यू द बेस्ट इंडिया और यूएसए का एक्सरसाइज है। हरी माऊ शक्ति, ये किस किस के बीच है, इंडिया और मलेशिया के बीच, ठीक है ना। गरुड़ शक्ति तो इंडोनेशिया, हरी माऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया। CSTO क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई सारे देश है लाइक बेलारूस, रसिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया। चलो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बात करते हैं। COP27 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पे हुआ, शर्म अल शेख में हुआ, ठीक है ना। UNFCCC कब बना था, रियो डी जेनेरियो वाला 1992 सेशन में। लाइफ टाइम जो कैंपेन है इसको किसने लॉन्च किया है, एक है लाइफ टाइम कैंपेन, ये नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, और UNDP, इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है लाइफ टाइम कैंपेन। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है भाई, यूथ को आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना दो, एक बारी बना दो तो पूरा ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है 2022, इसका मतलब है टू लिटिल टू स्लो। ये बोलते हैं क्लाइमेट का जो एडेप्टेशन फेल्योर है बिल्कुल, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम निकलता है। उसके बाद ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट है, ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दोनों मिलकर निकालते हैं। अगर बताया जाए क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन, ये 2009 में 19 में इंडिया मेंबर बना था। मीथेन की बात करें तो ग्लोबल ग्रीन हाउस जो वार्मिंग है ना, उसमें 25% रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया टॉप 5 इमीटर है। वेटलैंड से सबसे ज़्यादा इमिट होता है, याद रखना। नीति आयोग ने रिपोर्ट एक रिलीज किया है, किस पे टाइटल है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, ठीक है। और इसने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, एस्टाब्लिश अप 2 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन CCEU, IIT बॉम्बे एंड बेंगलुरु का एक यूनिवर्सिटी है, ये उतना याद नहीं रखना। मिशन इनोवेशन बहुत याद रख लेना इसलिए। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कई सारे स्कीम है, कई सारे मिनिस्ट्री है जो काम करती है ग्राउंड वाटर को कैसे बचाया जा सके। सबसे पहले सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसके बाद अटल भूजल योजना है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जल शक्ति अभियान है, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। अटल भूजल योजना जो है ना, इसमें कम्युनिटी पे मेन फोकस है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर आता है, ये बात याद रखना है। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन्वायरमेंट एक्ट जो 1986 है ना, उसके अंदर आया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ऑब्वियसली काम करवाना है, ठीक है ना। जल शक्ति अभियान लॉन्च कब किया गया, 2019 में, 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में। वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट को निकालते, हेरिटेज ग्लेशियर कि जो भी है ग्लेशियर था ना, जो हेरिटेज साइट था पहले, उसकी बात करता रहे। यूनेस्को और IUCN मिलकर निकालती है। इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है हिमांस, कहाँ पे, चंद्रा बेसिन जो कि हिमाचल प्रदेश में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। ये बायोगैस बनाने की बात करते हैं। CH4 और बायोगैस जब भी बोलते हैं ना, तो CH4 और CO2 दोनों आता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया है इनिशिएटिव बायो एनर्जी के लिए, एक तो गोवर्धन है जिसका नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, ठीक है ना। और ये अंडर स्वच्छ भारत मिशन अंदर आती है, और ये याद रख लेना, ठीक है ना। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है ना, वो तो अब जल शक्ति के अंदर आ गया। सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है, ठीक है ना। और रीप्लान है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक को नेचर से हटाना। लाइफ इनिशिएटिव तो आपको पता है, COP26 में PM मोदी ने लॉन्च किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया राइट टू रिपेयर पॉलिसी। राइट टू रिपेयर पॉलिसी का मतलब है कि भाई अगर कोई कंपनी है ना,
तो बताएगी हमें अपने मतलब पुर्जा में लिख के साथ भेजेगी कि अगर थोड़ा ख़राब हुआ तो क्या कैसे रिपेयर कर सकते हैं हम अपना गैजेट वगैरह, ये सब पहले से ही लिख के भेजेगी। ठीक है, चलो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, ये बात याद रखिएगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वो सबसे सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। उसमें 2 नेशनल पार्क है, गैलेथिया बे नेशनल पार्क और कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, ये पॉइंट है ग्रेट निकोबार का। इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न पॉइंट है। शोम्ब्रो चैनल है लिटिल निकोबार और ऊपर वाला जो कार निकोबार है उसके बीच। डेक्कन पास आपको पता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। परंपरागत कृषि विकास योजना तो आपको पता ही है। उसका नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। 75 शाहकार जो गंगा विलेज है ना उसको डेवलप करने का तरीका बता रहा है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कार निकोबार वगैरह में मतलब मिला है। जो हमारा है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वो यूएन ने डिक्लेयर किया, लेकिन इंडिया का प्रपोजल था। इंडिया ने FAO रोम के साथ नहीं, इंडिया प्रपोज किया था 2021 में शायद, और इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ ना ये FAO में हुआ। साइट्स किसकी बात करते हैं कि इससे जो सर्वाइवल है ना जीवों के वो थ्रेट ना हो, और साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है ना वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, UNEP के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 विलेज को, एक विलेज का नाम है अरीतापत्ती और एक है मीनाक्षीपुरम विलेज, ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है, इसको पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। उसके बाद इनवाइस सेट्स, ये किसके द्वारा, एक स्टैट्स है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट है। प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट, ये दोनों को निकलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया और उसके बाद प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ये दोनों रिपोर्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया है हिमालय के याक को एज ए फूड एनिमल। ठीक है ना, और हिमालय का याक है ना वनरेबल है, इसको माउंटेन काऊ भी बोला जाता है। PR23 है, एक पेरेनियल वेराइटी है राइस का। PR23 चाइना में हो रहा है। सोशल इशू की बात करें तो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन फंड वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सिटीज अलाइव, ठीक है ना, सिटीज अलाइव एक रिपोर्ट है डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर वुमेन, ऐसे सिटी बना जो वुमेन के लिए वर्क करें, ये रिपोर्ट UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने निकाला है। उसके बाद प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रोग्रेस ऑन द SDG गोल्स, द जेंडर स्नैपशॉट, जेंडर से रिलेटेड है, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, UN वुमेन और UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। मदर टंग का सर्वे इंडिया में हुआ, होम अफेयर्स ने किया। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो इंडिया का बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ पे बन रहा है, फरीदाबाद हरियाणा में, और यहाँ पे डाटा जो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ब्रह्म सुपर कंप्यूटर में। विक्रम-S जो है ना पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है जो कि लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश। इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च व्हीकल है, ये भी अनवील किया गया श्रीहरिकोटा में। और फैसिलिटी हैज बीन डिजाइन बाय अग्निकुल, ठीक है ना, अग्निकुल एक स्टार्टअप है और उसको सपोर्ट मिला इसरो और इनस्पेस से, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से हेल्प मिला, याद रखिए। इन स्पेस है यहाँ पे, ये सिंगल विंडो एक एजेंसी है जो एड्रेस करेगा प्राइवेट सेक्टर के कौन सा काम है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक PSU है अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसको बोल सकते हैं कमर्शियल आर्म की, क्या बेचना है क्या नहीं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करते हैं, एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल बॉडी है, 2021 में लॉन्च किया गया। ठीक है, अंतरिक्ष ये मार्केटिंग आर्म है इसरो का। ठीक है, उसका सीड है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज इंकरेजमेंट प्रोग्राम है,
टू स्टार्टअप एंड एमएसएमई के लिए। नासा का आर्टेमिस मिशन है वो सक्सेसफुली लिफ्ट किया फ्रॉम कैंडी स्पेस सेंटर से, ठीक है। और ये मून मिशन है एक्चुअली। कुछ और कंट्री का और मून मिशन इंपॉर्टेंट, जैसे यूएसएसआर का लूना 1 2 3। लूना 2 पहला स्पेस क्राफ्ट था जो मून पे इम्पैक्ट किया। यूएसए का लूनार ऑर्बिट 1 अपोलो 1 है पहला ह्यूमन जो मून के लैंड पे गया। उसका लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिट। जापान का हितेन है। चाइना का चैंग 1 है। और इंडिया का चंद्रयान 1 और 2। कुइपर बेल्ट जब भी बोलेंगे ना तो नेपच्यून के बाद वाला जो सारा सिस्टम होगा उसको कुइपर बेल्ट बोलते हैं। एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच। एक्सो प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है। लैग्रेंज पॉइंट जहाँ पे दो जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, टू लार्ज मासेस, वो इक्वल होता है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स से ये होता है। ब्लैक होल की बात है, इवन वहाँ की ग्रेविटी सनलाइट को भी कैप्चर कर लेती है, वहाँ से कोई लाइट ही नहीं आता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है ना। इट अकर्स व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर लाइक ए क्लस्टर ऑफ ग्लेशियर create a gravitational field and distort and manifest light from distant galaxy, ठीक है। नेबुला तो पता है एक जाइंट क्लाउड एंड डस्ट है। कल्चर की बात करते हैं। एक कुतुब शाही टॉम्ब है गोलकोंडा फोर्ट का, कुतुब शाही को टॉम्ब। इसको यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया फॉर कल्चरल कंजर्वेशन। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे? तेलंगाना, हैदराबाद। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं, कंगरा स्टाइल। ये कहाँ पे मिलता है? हिमालयन के फुट हिल्स में। राजा संस्कार चंद के पैट्रोनेज में ये किया गया था। माता नी पछेदी बिहाइंड द मदर गॉडेज, ये किसके द्वारा किया जाता है पेंटिंग? नोमाडिक बाघेरी कम्युनिटी जो कि गुजरात में रहती है, जो वर्शिप करती है माता का, ठीक है ना। इसको हम कलमकारी ऑफ गुजरात भी बोलते हैं। पिथोरा पेंटिंग किसके द्वारा किया जाता है? रथवा, भील, नायक और तारी ट्राइब ऑफ गुजरात के द्वारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। अगेट इंडस्ट्री, ये अगेट इंडस्ट्री कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात के पास है। किन्नौरी शाल कहाँ पे मिलता है? हिमाचल प्रदेश में मिलता है। शदानी दरबार टेम्पल पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, हिंदू जाते हैं वहाँ पे। संत सादाराम साई बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हिंदू जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं। शदानी दरबार टेम्पल पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है प्रथम। ये बहुत सारी रिपोर्ट अपने निकालती है, एनजीओ है एक, ठीक है। तो इस वीडियो कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइएगा। ये वाला वीडियो हम नेक्स्ट वाले में पार्ट में करेंगे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसको सेपरेट ही रख देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके बुक में दिया है। जो डायरेक्टली बुक से करना चाहे तो कर लेगा, और वो आप देख लेना वीडियो से, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।